गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। का बचवा लोग कैसन बा हाल चाल? एकदम मस्त, जिंदा बुंदा हो कि नहीं? हमको लगा भाई इतनी गर्मी पड़ रही, कोई एक लोग टपक तो नहीं गए। पता चला कोई खुशखबरी सुनने को मिला कि लोग टपक गए। नहीं, देखो बेटा, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, अब बहुत वाहियात सी गर्मी पड़ रही है। अब क्या ही बोला जाए, तो बच बचा के रहो, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो फिर बहुत पढ़ लिया जाएगा, बहुत नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम अपनी जान बचाओ। बाहर बेफजूल का जो बाहर आवारागर्दी करते हो उसको कम कर दो, और यहीं चक्कर काटना अगल बगल SHM करना नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना बंद कर दो। ठीक है, नॉर्मली एक जगह बैठ जाओ, और लाइट कटे तो वो बेना होता है ना जो गाँव में, उसको थोड़ा सा ऐसे ठंडक लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो फिर कहेंगे स्वागत है हमारे प्यारे बच्चों आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS। और पता है कि जब हम आते हैं तो किस लिए आते हैं? आपको जो एक वादा था कि आपको 5 ऐसे टॉप 20 MCQs कराएंगे, उसका ये चौथा लेक्चर सीरीज है। 3 आप लोग के पास पहुंच चुका है। 3 लेक्चर सीरीज में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे आप लोग के लाइक्स थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव फीडबैक था। देख के खुशी होती है कि आप लोगों ने कम से कम इतना प्यार तो दिया, कम से कम इतना बात तो मेरी मानी, इतनी मेरी मर्यादा रखी, कम से कम आप लोगों ने लाइक किया। पिछली जो फर्स्ट वीडियो थी उसके कंपेयर में सेकंड वाले में लाइक ज़्यादा था, थर्ड वाले में ऐसे बढ़ती गई। बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक्स टू ऑल। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को ध्यान रखते हुए बेटा, इसी चीज़ों को इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, अपना जो लेक्चर सीरीज है, अपना जो PYQ है, यानी कि हम कहें कि जो हमारा टॉप 20 MCQs है बेटा, उस पर हम आए हैं। और ये पार्ट आपका 4 है, एक पार्ट इसका और बचेगा जो आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो भी आपको अपलोड होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले बेटा, लाइव क्लासेस चलती नहीं है, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, प्रीमियर क्लासेस चलती है उसको अब रिकॉर्ड करके लगा दिया जाता है। अब बार बार पूछते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं है? लाइव ना आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले आप लोग ये जो 100 क्वेश्चंस मैं कराया हूँ 5 लेक्चर सीरीज में, पहले उसको अटेंड कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी हो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाइव में भी आऊंगा। जब लाइव आऊंगा तो आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, और कुछ आपके मैं क्वेश्चन दूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके इस तरीके के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जब उसमें लाइव सेशन लूंगा तब एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए अलग होगा बेटा, बायो वाले बच्चे के लिए, मे भी बायो और मैथ का साथ में हो, लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कम से कम एटलीस्ट अलग कर दूंगा ना, क्योंकि हो सकता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए और बायो वाले बच्चों के लिए लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है। ठीक है, यदि आप नए हैं तो आपको पता है, मैं बता देता हूं कि MG KVP DDU LU UPC और SC PG कॉलेज जैसे कॉलेजेस में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, जो BSc मैथ का होता है, जो BSc बायो का होता है, जो BSc एग्रीकल्चर का होता है, उसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग तैयारी कराते हैं टॉप 20 MCQs। जो मैं कहा हूं आप लोगों से एक वादा है, उसको मैं पूरा करा रहा हूं, और इन सब की क्लासेस बाकायदा हमारे ऐप के अंदर चलती हैं। आप चाहते हैं, आप चाहे तो वहां से जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा बस इतनी सी बात हुई, थोड़ा सा प्रमोशन हुआ। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेडी हो जाइएगा। फिर वही कहूंगा कि जो जिसपे धूल जम गए होंगे, पेन और आपका कॉपी उसको निकाल लीजिएगा, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि आपका ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा मैं उसको बताऊंगा, फिर देखिएगा, फिर सोचिएगा मैं गलती कहां कर रहा हूं, उस गलती से मुझे क्या सुधार लाना है, क्या सीखना है, वो सारी चीज आपको यहां पे समझ में आएगी। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा पूरे 1 नंबर के लिए। अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे तो 1 नंबर के लिए, और मैथ वाले बच्चे होंगे तो 4 नंबर के लिए। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, माइक्रोफैराड यानी कैपेसिटर से क्वेश्चन है, संधारित्र से क्वेश्चन है। बच्चे कहते हैं कि हिंदी में सर बताइए, एक बच्चा कमेंट किया था सर हिंदी में बताइए। बेटा सारा चीज तो हिंदी में ही बताते, हिंदी में लिखा भी है, हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करा रहे। अब क्या बेटा हिंदी में अब किस तरीके से बोलूं मैं, अब क्या मैं अब किस तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तुम ही बता दो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो सारी चीज तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। मैंने बोला कि मेरे क्लास में आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। आप चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हो, आप दुनिया के किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको कभी भी कोई भी भाषा नहीं, क्योंकि पता ना, एक प्यार की भाषा जो होती है, प्रेम की भाषा होती है, सबको समझ में आती है। ना इंग्लिश है ना हिंदी है बेटा, हम प्यार की भाषा से आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो प्यार की भाषा से फिजिक्स पढ़ा करो। कह रहा है 2 4 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। कह रहा है 4 संधारित्र जिनकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, 15 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। सबसे पहले ध्यान रखना किस क्रम में कंबाइन किया गया बेटा, और क्वेश्चन में आराम से कह रहा है तुमको ये समानांतर क्रम में जोड़ा गया है।
समानांतर क्रम मतलब होता है बेटा ये जोड़ा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब हमारा कोई भी कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि सारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ, सारे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ, यानी जिस कॉम्बिनेशन में जो चार्ज हमारा बट जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक ब्रांचेस में अलग अलग जाता है, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, तुल्य क्या निकालते हैं, तुल्य धारे निकालते हैं, तो सीधे जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। आई थिंक यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स हैं और चारों कैपेसिटर को, क्योंकि जब हम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो ये रजिस्टर का उल्टा होता है। अगर ये रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता। लेकिन ये कैपेसिटर का है तो कैपेसिटर में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं किस कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। जोड़ दो 5 10 15 15 15 15 30 और 30 20 50 माइक्रोफैरड, सीधे जोड़ दो 5 10 15 15 15 30 30 20 50 माइक्रोफैरड आपका क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बेटा जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 50 माइक्रोफैरड करने की जरूरत नहीं। इसको सीधे आपका ये जब जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन में पापा ने आपको, मम्मी पापा ने, दादा दादी ने मार पीट के सिखाया है, तो वही लगाना है। 50 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ गया। देखो कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर रहा। अगर इसी तरह बेटा अगर वो करता सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर रहता तो उसका ये फार्मूला लगाते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। जितने भी कैपेसिटर्स होते फलाना ढिमचा ऐसे जोड़ते 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 क्या कर देते, उसको जोड़ डालते। फिर इस तरीके से आपका जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तब इस तरीके से आता। मैंने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं बेटा, मैंने बोला सबकी क्या करो, एक का मुंडी दूसरे के पूंछ में, दूसरे का मुंडी तीसरे के पूंछ में, ऐसे अगर इस तरीके से जुड़ा होता है, यानी एक का प्लस दूसरे के माइनस में, दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस में, यानी कि बेटा इस तरीके से अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है, देखो इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन होता है, एक का पूंछ दूसरे के मुंडी में, ऐसे याद रखो, इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बेटा जो होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने बोला सारे का पूंछ एक तरफ, सारे का मुंडी एक तरफ, जितने भी जानवर हैं, जितने भी कैपेसिटर्स हैं, सबका पूंछ एक तरफ, सबका मुंडी एक तरफ जोड़ दो, उस तरीके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा कुछ इस तरीके से नजर आता है, देखो कुछ इस तरीके से तुमको नजर आएगा, ये इस तरीके से, यानी पूरे के पूरे जो होगा सबका पॉजिटिव एक तरफ, सबका नेगेटिव एक तरफ, हम 3 कैपेसिटर लेके बता रहे हैं, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इस कॉम्बिनेशन में वो कर रहा पैरेलल में जोड़ा है तो पैरेलल में ये फार्मूला आता है और सीरीज में वाला फार्मूला आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बताया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होती है ना, वो चार्ज हर एक ब्रांच में अलग अलग होते हैं, ऐसे लिख लेना, अलग अलग होती। क्या सेम होता है बेटा, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, हर एक कैपेसिटर के, हर एक संधारित्र के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी जो चार्ज होती है बेटा, हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज आती है वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आती है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग हो जाता है, वो क्या होता है, वो बल्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, यहाँ पे V4 होगा। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अलग होता है, क्या सेम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आओ बेटा ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ट्रायोड वाल्व से अगर आता है बेटा तो इसी तरह के क्वेश्चन आता है, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। अगर बीएससी मैथ वाले बच्चे हो तो इस पर खासा फोकस करिएगा। कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं और रिपीटेड में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गलत दी होती है, जैसा कि तुमको इस क्वेश्चन में नजर आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत था। यहाँ पे पहले बता दो कि यहाँ पे 10⁻³ रहेगा। देखो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रायोड वाल्व इज 400 ओम। ट्रायोड वाल्व क्या होता है बेटा, जिसमें दो वाल्व्स लगे होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, बीच में एक फिल्टर होता है। बेसिकली जब हमारे पुराने टीवी हुआ करते थे, जब अब जो देखोगे टीवी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था एज ए एम्पलीफायर, लेकिन पहले जो एज ए एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड वाल्व का यूज करते थे। इसीलिए जब पुराना हमारा तुम कंप्यूटर देखोगे या टीवी देखोगे, इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे। अब आपका जो टीवी आपके जेब में आ गया, यानी आपका मोबाइल जो है आपका टीवी ही है, आपका जेब में क्यों? क्योंकि उसमें उसने ट्रायोड वाल्व को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ट्रायोड वाल्व का ये क्वेश्चन है, कह रहा है उसका ट्रायोड का प्लेट रेजिस्टेंस बेटा दे दिया है कितना, 400 ओम। कोई बात नहीं बेटा, आरपी प्लेट रेजिस्टेंस दे दिया, बस इसका फार्मूला पता होगा, फट से फार्मूले में रखोगे बेटा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 400 ओम दिया है बेटा। कह रहा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यानी एम्पलीफिकेशन फैक्टर आप इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई के बच्चे आपको इसको म्यू से भी लिख देते हैं, डजंट मैटर आप किससे लिख रहे हैं, लेकिन आपको सही लिखना आने चाहिए। एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है बेटा, ये बी नहीं है, ये 8 है। ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है, ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर 8 है। कह रहा व्हाट विल बी द म्यूचुअल कंडक्टेंस ऑफ द ट्रायोड। ट्रायोड का म्यूचुअल कंडक्टेंस यानी जीएम, जिसको जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बोल रहा है कि अन्योन्य चालकता, जिसको म्यूचुअल कंडक्टेंस बोलते
बोलते हैं वो कितनी है GM, वो कितनी होती है बेटा μ/rp होती है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर प्लेट रेजिस्टेंस को म्यूचुअल कंडक्टेंस से यानी अन्योन प्रेरकता क्या होता है, अन्योन चालकता से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आता है, यानी उसकी क्या आती है, प्रवर्धन गुणांक आती है, ठीक है। उसका GM कितना है बेटा, उसका GM तुमको निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू की वैल्यू है 8 और हमारा म्यू या ए जो भी लिख सकते हो, ये नीचे 400 है बेटा, ठीक है। इसको काट पीट मचाओगे तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 10⁻³ क्या आ जाएगा, इसका यूनिट जो हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट, क्या आ जाएगा इसका GM की वैल्यू आई, GM की वैल्यू आई यानी हमारी कितनी आई, हमारा इसका जो अन्योन चालकता है यानी उसकी म्यूचुअल कंडक्टेंस है बेटा वो 2 × 10⁻³ है, तो माइनस नहीं लगा है, माइनस लगा के ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, हाँ ये बात ये फार्मूला याद रखना कि GM मतलब क्या होता है, अननोन चालकता और प्लेट रेजिस्टेंस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए या आप इसको म्यू भी बोल सकते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये वाला फार्मूला आपको जब भी आएगा, अगर ट्रायोड वाल्व से क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा याद रखना, यही वाला फार्मूला लगेगा, म्यूचुअल कंडक्टेंस यानी अननोन चालकता, प्लेट रेजिस्टेंस यानी प्लेट का प्रतिरोध बराबर क्या होता है, बराबर ए होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी प्रवर्धन गुणांक होता है। ये पता होना चाहिए, जो भी दिया होगा रख के फार्मूला, जो नहीं दिया होगा उसको कैलकुलेट एलिमिनेट कर लीजिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या रहा, ठीक है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड कांस्टेंट लैम्डा ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर रिलेटेड बाय, कह रहा है जो हमारा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयुकाल क्या होता है बेटा, कहते हैं वह समय जिसमें पदार्थ अपनी मात्रा का आधा हो जाता है, आधा रह जाता है, उसे बोलते हैं अर्ध आयुकाल। और क्षय गुणांक डिसइंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फैक्टर बोलते हैं लैम्डा, क्षय गुणांक लैम्डा है, उसमें क्या रिलेशन पता होता है बेटा, तो हमको पता होता है कि जो हमारा डिसइंटीग्रेशन फैक्टर होता है यानी हमारा जो लैम्डा होता है वो कितना होता है 0.693 अपॉन कितना होता है ये T12, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो या फिर यहाँ से T12 की वैल्यू निकलती है क्या 0.693 अपॉन लैम्डा, ये दोनों फार्मूले ही सही हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बस इधर उधर क्या किया है, पक्षांतर किया है इसको, दोनों फार्मूले सही हैं। जब पढ़ते हो तो लैम्डा उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट उसके अर्ध आयु काल में यानी हाफ लाइफ पीरियड में बेटा ये रिलेशन होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला तो होगा नहीं, पहला गलत है बेटा क्योंकि 0.693 ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन जो है बी है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, आगे देखो, आगे भी इससे भी खूबसूरत क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अगेन, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको फूक मार के उड़ा सकते हैं, चुटकी में क्वेश्चंस आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जान जो हो सकता है कि इसका ये वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन फार्मूला हमेशा वही लगने वाला है। पढ़ लो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कह रहा अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, कह रहा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका अर्ध आयु काल 20 वर्ष है। कह रहा 80 वर्ष पश्चात पदार्थ का कितना भाग क्षय होगा, ना फ्रैक्शन पूछ रहा है, कितना भाग यानी फ्रैक्शन पूछ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विल डीके, पूछ रहा कितना भाग क्षय होगा, ना कि पूछ रहा कितना भाग बचेगा। याद रखना, भाग बचना और भाग क्षय होना दोनों में अंतर है बेटा, फ्रैक्शनल डीके और फ्रैक्शनल रिमेन दोनों में अंतर है। बच्चे यही गलत करके आते हैं, मैं फार्मूला बता रहा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब दे तो फार्मूला बनता है n/n0, ठीक है। ये फ्रैक्शन होता है यानी ये n यानी पदार्थ की मात्रा होती है ना किसी आफ्टर टी टाइम में, ये नॉट क्या है, इनिशियल पदार्थ की मात्रा होती है जब हमारा शून्य से स्टार्ट करते हैं। ये बराबर क्या होता है 1/2n, ऐसे लिखते हैं बेटा, इस वाले फार्मूले से लिखते हैं। जहां n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू होती है T/T½ ना, n की वैल्यू निकाल लेते हैं T/T½ n की वैल्यू t टोटल टाइम कितना है 80 वर्ष और T½ कितना है 20 वर्ष, तो n की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 80/20 यानी कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 4 ना। यहां से n की वैल्यू बट रख दो तो n/n0 की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला हमेशा वैलिड है, इतना पता रखना, n/n0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के पावर कितना आ जाएगा 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी n/n0 की वैल्यू कितनी आई, n/n0 की वैल्यू आई 1/16। ये क्या आई, ये फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन तो आ गया n/n0, ये फ्रैक्शन आ गया, लेकिन ये क्या फ्रैक्शनल डीके है कि फ्रैक्शन रिमेनिंग है, दो चीज आता है बेटा। तो ये जो हम पहले निकालते हैं ये वाला फार्मूला बेटा ना, जो फार्मूले से हम निकालते हैं बेटा, ये बताता है कितना पार्ट रिमेन है, अभी कितना पार्ट बचा हुआ है, ये रिमेनिंग पार्ट बताता है। हमेशा याद रखना, जब n/n0 निकालते हो तो हमेशा रिमेनिंग जो ये वाला फार्मूला लगाते हो, इसमें जो n/n0 है वो क्या बताता है, ये बताता है फ्रैक्शनल रिमेनिंग यानी बचा हुआ भाग
फ्रैक्शनल रिमेनिंग बताता है, बचा हुआ भाग। तुमको क्या निकालना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है डीके, सबस्टांस ऑफ फ्रैक्शनल डीके निकालना है। बेटा देखो मान लो कि क्या था 1% 100 पूरा था, तुमको उसमें पता चल गया कि तुमको 50% डीके हो गया, तो कितना तुम्हारा 50% बचा हुआ, तो कितना डीके होगा बच्चा, 50 डीके होगा। अरे तुमको 100 रुपया दिया, 50 तुमने खर्च कर दिया, 50 बचा, तो कितना खर्च करोगे, 85 रुपया खर्च करोगे ना बेटा। तो कह रहा है n/n0 बचा हुआ है, तो कितना डीके हुआ बेटा, 1 में से n/n0 को घटा दो, 1 में से 1/n/n0 को बता दो, ये कितना बन जाएगा, तुमको डीके बता देगा कितना डीके हुआ है बेटा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/1 n/n0 की वैल्यू कितनी है, 1/16, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये 15/16 जो इसका पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डीके हो जाएगा। तो बच्चे देखो इसमें दोनों ऑप्शन होगा, एक 1/16 होगा, ये भी ऑप्शन है, और एक 15/16 ऑप्शन है। बच्चे फट से इसी को लगा के चले आ जाएंगे, वो देखेंगे नहीं क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल डीके पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल रिमेनिंग पूछ रहा है। ये जो आंसर आ रहा है वो रिमेनिंग है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, डीके, तो एक में से हमेशा जो हमारा रिमेनिंग है उसको घटा देंगे तो डीके वाला पता चल जाएगा, तो 15/16 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मत लगाइएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 15/16 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल रिमेनिंग यानी बचा हुआ भाग और 6 भाग में अंतर होता है, जो हम फार्मूला से निकालते हैं, ये 6 वाला भाग आता है। कितना भाग बचा हुआ है, सॉरी ये क्या भाग आता है, ये बचा हुआ भाग आता है। कितना बेटा, ये आता है आपका, देखो बचा हुआ भाग ना, इतना याद रखना, बचा हुआ भाग कितना, 6 होगा बेटा। तो 6 वाला भाग निकालने के लिए एक में से जो आएगा बचा हुआ भाग उसको घटा देंगे, तो 6 वाला पार्ट हमको निकल के चला आएगा। ठीक है, आओ। ठीक है, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाय कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटा, दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यदि वो स्थिर हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं बेटा, इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो दो चार्जेस के, दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, चार्जेस के गुणन के क्या होगा, समानुपाती होगा, और चार्जेस के यानी आवेशों के दूरी के स्क्वायर यानी वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। जब दोनों को मिला दोगे तो ये कूलम्स लॉ बन जाता है, F = K फॉर कांस्टेंट, K कांस्टेंट Q1 Q2 बाई r², ये कूलम्स लॉ बन जाता है ना। लेकिन बात क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कार्य करने दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल किस पे डिपेंड करता है, क्या सम ऑफ चार्जेस पे, आवेशों के योग पे निर्भर करता है, नहीं, आवेशों के मल्टीप्लिकेशन पे निर्भर करता है। डिफरेंस ऑफ चार्जेस, नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जी हाँ, ठीक है। डिवीजन ऑफ चार्जेस, बिल्कुल नहीं। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे यानी आवेशों के गुणनफल पे, और क्या कर रहा है, ये स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर की डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल है, यानी दूरी के स्क्वायर यानी वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती जो होता है उस पर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जस्ट फार्मूले पे था बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे इन सब क्वेश्चनों पे काफी फोकस करेंगे। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे और बायो वाले बच्चे होंगे, इन सब ये नहीं करा मैथ वाले बच्चे फोकस नहीं करेंगे, मैथ वाले बच्चे भी फोकस करेंगे, क्योंकि अभी उन लोग को भी ये सब चीजों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन सबके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, तो ये सब क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हुआ करे ना, उस पर आप लोग ज्यादा कैचअप क्या करिए, क्योंकि वो सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है बेटा 8.3 जूल पर मोल इनटू केल्विन। कोई बच्चा कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कैलोरी में कन्वर्ट, देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब बच्चे पता रहता है कि 8.3 होता है, 8.3 उन्होंने मैग्नीट्यूड उसका याद कर लिया होता है कि 8.3 होता है, लेकिन अब उनको यूनिट नहीं पता, जूल पर केल्विन इंटू मोल होता है या कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल होता है बेटा। हमको पता है एनर्जी का मात्रक हमेशा क्या होता है, एनर्जी का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है तो वो एक जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है, 4.18 का रिलेशन होता है, वो हमको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल होता है गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन होती है, यानी अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। आओ आपके अब क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे और इस वाले मैथ वाले बच्चे भी काफी फोकस करेंगे इस वाले क्वेश्चंस पे। कह रहा व्हेन स्टार इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड इट्स टेक, बेटा ये डॉपलर इफेक्ट से, अगर डॉपलर के प्रभाव से ये क्वेश्चंस आ गया। कह रहा जब तारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा होता है, प्रेक्षक मतलब जो देखता है, देखने वाला होता है, कह रहा जब तारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा होता है तो क्या करता है, उसमें लाल रंग का शिफ्ट आता है या ब्लू रंग का शिफ्ट आता है या ब्लैक रंग का शिफ्ट आता है। देखो ब्लैक रंग का शिफ्ट तो कोई होता ही नहीं है ना, देखो ब्लैक रंग का शिफ्ट तो कोई होता नहीं है, और नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होता है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, हमेशा क्वेश्चन में दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। देखो 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही रहते हैं जो आपको एलिमिनेट कर सकते हैं बिना देखे, मैंने 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर मान लो इसमें से नहीं भी आया तो आप तुक्का मार देंगे
मारेंगे तो आपके सही होने के चांस कहीं ज्यादा है 4 में से जब आप तुक्का मारेंगे ना, मैं ये भी बताता हूं, ठीक है। तो हमेशा 2 ऑप्शन, जब आपको तुक्का मारना हो तो 2 ऑप्शन इलिमिनेट करके, जब आप कंफर्म हो कि 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं, वो एक्यूरेट हो और 2 में कंफ्यूजन है, तभी आप तुक्का मारिएगा, अदरवाइज तुक्का मत मारिएगा अगर आपका नेगेटिव मार्किंग होता है तब, ठीक है। लेकिन नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चंस करके आइएगा, ठीक है। करा रेड शिफ्ट जो होता है, ठीक है। अब मान लो ये बेटा ये तुम हो, ये तुम बड़ी गौर से ना क्या देख रहे हो, चांद तारों से कहो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा ना। अब मान लो तुम चांद लेकर कोई आ रहा तुम्हारे लिए, ये कोई तारा है ना, समझ लो कोई तारा है, अरे बन जाओ रे, देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये कोई तारा है ना, ये कोई क्या है, ये तारा ऐसे टिमटिमाता रहा, आई होप कि अच्छा बन जाए। ये तारा टिमटिमा रहा है ना बेटा, मान लो ये जो लाइट भेज रही है उसका वेवलेंथ कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे ना, ऐसे वेवलेंथ हो रहा है बेटा, ऐसे लाइट चल रही है, इसका वेवलेंथ बना के, तरंग बना के बेटा। अब ये जो है क्या कर रहा है, जब तारा मूव कर रहा है तुम्हारी तरफ बेटा ना, तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, यानी तारा ही आ रहा है, तारा नहीं कह रहा है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, वो खुद ही कह रहा है कि तुम जमीन पे रुको, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूं ना, ठीक है। तो तारा ही तुम्हारे पास आ रहा है, जब तारा ही तुम्हारा पास आएगा तो बेटा इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वो कम हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यानी कि जब तारा क्या आ जाएगा, जब हमारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि बेटा उसमें ब्लू शिफ्ट आ जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि उसमें ब्लू शिफ्ट आता है बेटा। तो क्या आता है, जब हमारा तारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा होता है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होता है, तब उसमें ब्लू शिफ्ट आता है। जब हमारा तारा ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है, मुंह फेर लेता है, उस केस में रेड शिफ्ट आता है, क्योंकि उस केस में ऐसा खिंच जाता है उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और फ्रीक्वेंसी घट जाने का मतलब है कि उसमें रेड शिफ्ट आता है। क्या आता है बेटा, लाल विस्थापन आता है। लेकिन जब तारा प्रेक्षक की तरफ मूव करता है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, जब तारा खुद चल के आता है प्रेक्षक की तरफ, उस केस में आपका ब्लू शिफ्ट आता है, यानी आपका क्या आता है, आपका नीला विस्थापन आता है, क्योंकि उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है कि सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ। कभी कभी पूछ देता है, देखो इसमें तो खुद ही दे दिया कि जब हमारा सूर्य जो होता है सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है। कभी कभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो एक ऑप्शन में क्वेश्चन में ये हो गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो डूबते हुए और उगते हुए तारे हमेशा, मतलब जो हमारे सूर्य होते हैं वो हमारे लाल दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, वो लाइट किस फिनोमेना पे, कि लाइट स्कैटर्ड करती है। लेकिन अब पूछा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस कलर की लाइट जो होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की कि लॉन्गर वेवलेंथ की। हमको पता है बेटा रेड क्या होती है, रेड दिखाई देती है बेटा ना। पूछ रहा है कि दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ना, क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जो स्कैटर्ड होती है उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से हमारा जो कोई भी तारा, कोई भी सूर्य होता है, मतलब एक ही सूर्य होता है, वो क्या होता है, लाल सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल कलर की जो लाइटें होती हैं, यानी रेड कलर की जो लाइटें जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है बेटा, वो क्या होती है, वो कम स्कैटर्ड होती है ना, वो कम स्कैटर्ड होती हैं। इसी वजह से क्या होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा रेड दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, रेड जो होता है लॉन्गर वेवलेंथ का होता है, इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से, लॉन्गर वेवलेंथ के स्कैटरिंग की वजह से जो सूर्य होता है वो हमेशा क्या होता है, डूबते और उगते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये रेडियो एक्टिव, यानी हमारा क्या रेडियो धर्मिता से क्वेश्चन आ गया। करा मैंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप 88 कितना लिखा है, 88 Ra, और कितना लिखा है बेटा 238 है। कोई ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। कह रहा है ये क्या कर रहा है, 3 अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा, इमिट कर रहा है अपने अंदर से। तो कह रहा है कि जब 3 अल्फा पार्टिकल वो उगल देगा और एक बीटा पार्टिकल उगलेगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसा दिखेगा, क्या बनता हुआ नजर आएगा। कह रहा है कि जब एक रेडियोधर्मी आइसोटोप 88 Ra 238, 88 उसका एटॉमिक नंबर है, 238 उसका मास नंबर है, यानी परमाणु भार है। कह रहा 3 अल्फा कण, यानी 3 अल्फा कण और एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो अंत में उसका जो आइसोटोप बनेगा वो क्या होगा। अब याद रखना बेटा, अगर मान लो कोई भी क्या है, कोई भी सबस्टांस है, मान लो कोई भी हमारा क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है बेटा, इस तरीके से लिखा होता है ZXA। X क्या बताता है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताता है, वो कौन सा आइसोटोप है। Z उसका एटॉमिक नंबर बताता है, A उसका मास नंबर, Z उसका एटॉमिक मतलब परमाणु क्रमांक, A उसका मतलब मास नंबर यानी परमाणु भार बताता है बेटा। जब वो एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है बेटा, तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी आती है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, यानी वो इस तरीके से होता है Z-2, ये बदल जाता है, ये आइसोटोप भी बदल जाएगा,
जगह कुछ y हो जाएगा और ये हो जाएगा A-4, यानी उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है, उसके परमाणु भार में क्या होती है 4 की कमी हो जाती है। जब कोई यानी कि मान लो जब ZXA है बेटा, जब ये कोई एक बीटा पार्टिकल निकालेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसके परमाणु भार में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ऐसे का ऐसे रहता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 4 की कमी और परमाणु भार में 2 की कमी, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ जाता है बेटा, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। चलो जब 3 अल्फा पार्टिकल निकालोगे बेटा तो 1 अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 कमी आ रही है बेटा, तो 3 अल्फा पार्टिकल निकलने से उसके परमाणु भार में 12 की कमी आएगी, क्योंकि A-4 है ना। 1 अल्फा पार्टिकल निकल रहा तो 4 की कमी आ रही है उसके परमाणु क्रमांक उसके परमाणु भार में, ठीक है। तो उसके परमाणु भार में कितनी कमी आएगी, 3 अल्फा पार्टिकल निकल गए, 4 × 12, यानी उसके परमाणु भार में 12 घट जाएगा बेटा। यानी जब इसमें से 12 घटा दोगे और नीचे देखना, नीचे 1 निकल रहा, 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ रही, 3 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 6 की कमी आएगी, यानी परमाणु क्रमांक 6 घट जाएगा और परमाणु भार जो होगा 12 घट जाएगा। इसके 88 में से 6 घटाओगे बेटा कितना आ जाएगा, 88 में से 6 घटाओगे 82 बन जाएगा। और मान लो कुछ ये नया बन गया, इसको मान लिया तुमने x मान लिया, ठीक है। अब ये RA तो रहेगा नहीं क्योंकि बदल गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बदल गया, RAX। और इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 3 अल्फा पार्टिकल निकल, 4 × 12 घट जाएगा। जब 238 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 280 में से 12 घटाओगे आई थिंक कि 226 आ जाएगा ना, 226 आ जाएगा ना, सही है ना 226, हाँ ठीक है। क्यों ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, इसमें से 238 है। अब जब 3 अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 4 से 12 कितना 238 है, और 238 में से बेटा जब तुम 12 घटाओगे, 238 में से 12 घटाओगे 226 आएगा, श्योर है 226 आएगा ना। अब क्या कर रहा है, 226 इसमें एक बीटा पार्टिकल निकाल दो बेटा। जब एक बीटा पार्टिकल निकाल दोगे तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और बकिया परमाणु भार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो परमाणु क्रमांक 82 से 83 हो जाएगा और कुछ ये नया एलिमेंट बन जाएगा Y, और उसमें परमाणु क्रमांक में कोई कमी नहीं हो, कोई वृद्धि नहीं होगी, परमाणु भार में 226 ही आएगा। हालांकि इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है, 84 होगा नहीं, 86 होगा नहीं, 83 ये दोनों हो सकते थे, लेकिन ये 215 216 दे दिया। या तो ये 228 होना चाहिए, तब तो ये ऑप्शन सही है बेटा ना, जो आपका 216 आएगा ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे 238 दिया है, उसके हिसाब से आपका 83Y 226 आएगा। अगर यहाँ पे 226 होता, ऐसा कुछ ऑप्शन होता, X 226 होता तो ये सही होता, हालांकि नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे 226 होना चाहिए था, ठीक है। एक ऑप्शन गलत देना चाहिए था, ठीक है, दोनों गलत दे दिया है, ठीक है। तो उसका मतलब नहीं है, बस आपको 226 बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आ रही है परमाणु भार में, तो 3 अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 4 × 12 की कमी आएगी। जब 238 में से 12 घटाओगे 226 आएगा, ठीक है। फिर एक बीटा पार्टिकल निकाल दोगे तो 82 से 1 जुड़ जाएगा, 83 हो जाएगा, 83Y 226 आएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। चलो ठीक है, ये आ गया बेटा। अब क्या रहा है, विच इज द स्केलर क्वांटिटी। देखो पुच्चू सा क्वेश्चन है, एकदम पुच्चू सा क्वेश्चन है बेटा, देखते ही उड़ा देना है। कहना कौन सी सदिश राशि है, बल है बेटा सदिश राशि, मोमेंटम भी सदिश राशि है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो होता नहीं बेटा। एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ये जो है, ये जो चीज है वो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा जो होती है वो हमारी अदिश राशि होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, पुच्चू सा क्वेश्चन था बेटा। अब ये देखो, ये और लुल्लू पुंजू सा क्वेश्चन है। कह रहे रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। बेटा रॉकेट सभी पढ़ते हैं, रॉकेट्स को सभी प्यारा लगता है। कह रहे रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है बेटा। रॉकेट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है बेटा, संवेग के संरक्षण पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है। नहीं पता है उसको दिमाग में होना चाहिए कि रॉकेट जो है बेटा बर्नौली थ्योरम तो फ्लूइड के लिए होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो लगेगा नहीं बेटा। नन ऑफ दिस पता है, ये हमेशा होता नहीं है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ, यानी कि संवेग संरक्षण पे ये बेस्ड होता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। कह रहा एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू। अब देखो ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, उनको पता होता है कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है 2 ही वजह से होती है, या तो फ्यूजन होता है या तो फिजन होता है। बच्चे या तो विखंडन होता है या तो विदलन होता है। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं विखंडन या तो विदलन, संलयन, ठीक है, विखंडन या तो संलयन, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो आयनन उनको पता होता है, आयनन होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। फिजन और फ्यूजन में से कोई होगा सर। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो या तो फिजन की वजह से होती है तो फ्यूजन की वजह से होती है। जब हम पढ़ते थे तो हम भी अक्सर कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि हिंदी से पढ़ के आया था, यूपी बोर्ड
कैपेसिटी है वो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती थी। तो फ्यूजन और फिजन में हमेशा अंतर, हमेशा कंफ्यूज होते थे कि फिजन मतलब क्या होता है और फ्यूजन मतलब क्या होता है। बेटा सूर्य के अंदर होता क्या है, सूर्य के अंदर बेसिकली 1H जो हाइड्रोजन होता है ना, 1H and 1S2, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर 1S2 क्या बताता है बेटा, एक हीलियम का नाभिक बनाता है 2He4, यानी एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाता है। यानी दो एटम्स वहां क्या होते हैं, दो एटम्स मिलते हैं, यानी वहां पे संलयन होता है, वहां पे विखंडन नहीं होता है, वहां पे दो एटम मिलकर एक नया एटम बनाते हैं जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। देखो कभी नॉर्मली तुम यहाँ पे घर पे रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला के हीलियम नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसके लिए तुमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो जब जुड़ जाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देते हैं जब हीलियम बनता है। तो बेटा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनाता है, उस केस में तुमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आती है जो कि ये होती है। तो इसका मतलब है कि वो विखंडन तो हो नहीं सकता बेटा, यानी संलयन होता है, यानी वो फ्यूजन होता है। यानी कि जब सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाता है, ठीक है। आगे आओ, ठीक है। बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम होता है। अब देखो बर्फ आ गया, बर्फ का नाम लेके क्या बर्फ वाला पानी मिल जाता तो पी लेते यार, बड़ी तरस, बड़ी क्लास लेते समय बड़ा मन कर दिया, बर्फ आ गया। अब बता बेटा, जैसे गांव में कहते थे कि बर्फ को गलाना है तो क्या करते, उसके ऊपर पत्थर रख दो ना। बर्फ में कहते थे बर्फ जल्दी गलत ना हो तो क्या करी, तो कहते कुछ ना बच्ची परे पे ना क्या करते, पटरी लाके रख दो। गांव में बोलते थे बेटा ला के पत्थर रख दो, पत्थर रखने बर्फ के ऊपर दबा दो, बेटा प्रेशर बनाने से क्या होगा, बर्फ गलना जल्दी स्टार्ट होगा ना। जाहिर सी बात, तो वही तुमसे पूछ रहा है बेटा क्या करो, सोचो जो गांव में करते हो, जो शादी ब्याह में या फिर किसी की तेरहवीं रहती है उसमें करते हो, तो वही तो कर रहे हो। और क्या, बर्फ ला रहे हो, जल्दी गल नहीं रहा, उसको पत्थर के नीचे दबा दो, पत्थर से लाके दबा दो, बर्फ गलना शुरू हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका गलनांक बेटा वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, फटाफट गलना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा, ठीक है। बहुत आराम सा क्वेश्चन था बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो है जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन सर को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इससे क्वेश्चंस आपको एक आने होते हैं प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है वर्क फंक्शन जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो कितना दिया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कह रहा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटा वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, इक्वल टू होता है h न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या, उसको देहली आवृत्ति होती है, यानी कि थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है। तो थ्रेशोल्ड फंक्शन न्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो कितना बेटा, 5/h, ये निकाल लोगे बेटा। और हमको न्यू नॉट पूछ रहा है, 5 कितना दिया है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो रख दो, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसको कन्वर्ट कर लो 1.6 × 10⁻⁻19, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे कितना है बेटा, नीचे हमारा 6.6 × 10⁻34, 6.6 से 6.6 कट गया, क्या बचा बेटा, 34 ऊपर जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, 19 उसमें से घट जाएगा, 34 में से 19 घटेगा बेटा, कितना आ जाएगा 9, और कितना आ जाएगा 34 में से 19 घटेगा 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻15 ना, 1.6 × 10⁻15 कितना आ जाएगा बेटा, 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की बात करें ना, 15 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है, ठीक है। कुछ करना नहीं था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कार्यफलन इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट, h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15वां, whom among of the following gave uncertainty principle। देखो फिर वही लंजू पंजू वाला क्वेश्चन आ गया, करा किसने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, किसको नहीं पता है बेटा अनिश्चितता का सिद्धांत कितना होता है, डेल्टा x डेल्टा p कैन नॉट बी ग्रेटर देन h कट या h/2π, ऐसे बोलते हैं ना। कहते हैं कि मोमेंटम और तुम क्या कर सकते हो, पोजीशन को एक साथ कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, यानी तुम संवेग को और हमारे माने मोमेंटम और पोजीशन को, यानी स्थान को, किसी वस्तु के मोमेंटम यानी उसके संवेग को और उसके स्थान को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। यदि एक को तुम 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हो तो दूसरे में तुमको मैक्सिमम अनसर्टेनिटी नजर आती है, यानी दोनों को एक साथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो। यानी ये वाला हमारा क्या होगा, और ये चीज दिया था हमारे क्या, ये चीज दिया था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सभी को पता है कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरह ये करता है कि एनर्जी और टाइम को क्या तुम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो, यानी कि इसी तरह का आता है कि तुम्हारा मोमेंटम और पोजीशन या एनर्जी और टाइम को तुम कभी भी एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ हीट आर देयर। कह रहा है उष्मा स्थानांतर की कितनी विधियां होती है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े सबसे पहले ये पढ़ा जाता है कि क्या मोड्स ऑफ हीट, 3 प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। संवहन और क्या होता है, कंडक्शन, संचालन, संवहन और विकिरण ना, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, संचालन, संवहन और विकिरण, ये 3 प्रकार से क्या होती है बेटा? हीट का ट्रांसफर होती है। तो हीट का ट्रांसफर 3 मोड में होती है बेटा। एक होती है क्या, एक होती है सॉलिड में, एक होती है हमारी फ्लूइड में, और एक होती है हमारी क्या, जहां से कोई हमारा जगह नहीं होता, वैक्यूम में जो होती है वो हमारी होती है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एक हमारा 3 मेथड होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो हीट के फ्लो की 3 मेथड होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। बहुत जल्दी हम पहुंच रहे हैं अपने जल्दी हम अप्रोच कर रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप लोग के लिए इसलिए रखे थे क्योंकि आप लोग का एनर्जी लेवल भी तो बूस्ट करना था ना। टफ क्वेश्चन रखने का मतलब है कि आपका एनर्जी लेवल, आपका मोरल डाउन हो जाएगा ना। देखो ये किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा गया है, उस तरीके से ये सेट किया गया है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। कह द प्लेस ऑफ एट विच अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम इन मैग्नेट। कह रहा मैग्नेट में, चुंबक में किस जगह आकर्षण का बल सर्वाधिक अधिक होता है बेटा? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ पोल। तो चुंबक के 2 पोल्स होते हैं, और पता है कभी अगर चुंबक को काट दोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल अलग हो जाएगा ना, ऐसा कभी नहीं होता है अगर चुंबक को काट दोगे, क्योंकि चुंबक का कभी भी सिंगल पोल वाला यानी एक ध्रुव वाला कभी भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो याद रखना, अगर काट दोगे ना तो कटा हुआ भाग भी नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा, यानी कभी भी सिंगल पोल वाला कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब पूछ रहा है कि चुंबक में कहां पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होता है बेटा? यहां पता है नॉर्थ से साउथ निकलती है, साउथ से आती है, फिर साउथ से क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, जो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर नॉर्थ होते हुए ऐसे चली आती है बेटा। यहाँ पे यानी पोल के पास यहाँ पे फील्ड लाइनें ज्यादा होती हैं, ज्यादा पास होती हैं, जहां पे पोल्स होती हैं ना बेटा, वहां पोल के पास फील्ड लाइनें ज्यादा होती हैं। इस वजह से जहां फील्ड लाइनें ज्यादा होती हैं वहां फोर्स ऑफ जो भी अट्रैक्शन होता है वहां पे ज्यादा लगता है। तो पोल के पास यानी कि चुंबक के पोल के पास क्या होती है, फोर्स फील्ड लाइनें यानी चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। तो कोई पूछे कि चुंबक में सर्वाधिक बल कहां लगता है बेटा, उसके पोल के पास सबसे ज्यादा बल लगता है। तो सी ऑप्शन जो होता है वो आपका सही होता है, ठीक है। आगे आओ, 18वें क्वेश्चन पे आओ बेटा। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ शोइंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कौन सा इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो कर रहा है बेटा? P = h/λ। ये क्या बता रहा है? ये ड्यूअल नेचर को बता रहा है बेटा, ये ड्यूअल नेचर को बता रहा है। E = mc², ये मास एनर्जी रिलेशन को बता रहा है कि किस तरीके से मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये बता रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे h/2π होगा, लैम्डा नहीं होगा, शायद h/2π होगा, ठीक है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगली का परिकल्पना है बेटा कि मोमेंटम और कैसे यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कैसे रिलेट होते हैं बेटा, ये वाला फार्मूला है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है बेटा। ये बना ये प्लैंक का फार्मूला है, E = hν, यानी क्या बता रहा है कि जो एनर्जी होती है किसी भी लाइट की उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति आने का मतलब है कि तरंग की प्रॉपर्टी आ गई, वेव की प्रॉपर्टी आ गई। तो E बराबर जो hν होगा वो हमारा क्या बता रहा है, वो वेव नेचर ऑफ लाइट बता रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड विथ, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है बेटा। याद रख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसके ओरिएंटेशन पे कि जो ऑर्बिटल है, जो उसका ऑर्बिटल मतलब जो कक्षा है, वो कक्षा का डायरेक्शन कितना है, कितनी दिशा में वो ओरिएंटेड है, ठीक है। आपको पता होता ना L, M, L और MS, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेटा। ये क्या बताता है, ये नंबर आप कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर, और ये बताता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सारों के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है बेटा वो बेसिकली ओरिएंटेशन को बताता है, ML जो होता है वो ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, और ये रहा आज का ये लास्ट सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। कह रहा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, कह रहा हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है बेटा? किसी हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है बेटा? देखो क्या होता है कि ये तीनों 1s3 1s2 और ये तो होगा नहीं क्योंकि
2H1 ये तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नन ऑफ दिस होगा नहीं बेटा। 2H1 क्या होता है ना, हमेशा उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसका परमाणु भार जो होता है उसका परमाणु क्रमांक से डबल होता है। 2He4 होता है, ठीक है, 3He3Li6 होता है, ऐसे करके होता है ना, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ लेकिन ये बेटा ये हमारा होता है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटिरियम होता है बेटा, ये दोनों होते हैं समस्थानिक, लेकिन इसमें से कुछ दिया नहीं है तो बेटा ये दोनों ऑप्शन आपके दोनों जो है 1s2 और 1s3 ये दोनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसमें एक ऑप्शन आपको गलत देना चाहिए था पर इसने दिया नहीं, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके क्या है समस्थानिक, और सबसे स्टेबल जो होता है ये 1s3 वाला ही होता है। तो उस तरीके से आप इसको 1s3 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही, इसमें ये नहीं पूछ रहा कि मोस्ट स्टेबल वाला नहीं पूछा है, अगर मोस्ट स्टेबल पूछता तो 1s3 लगा देते, लेकिन मोस्ट स्टेबल नहीं पूछ रहा है, खाली दोनों ही 1s2 ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो बेटा दैट्स ऑल, इतना आपका 20 टॉप 20 MCQs के अंदर मैंने इतने बच्चे खासकर एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस क्लास पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्लास से आपके श्योर है कि 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है, हूबहू यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बता सकता कौन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना पता है कि सब क्लासेस के अंदर आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर देखेंगे आपको क्वेश्चन मैच होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चौथा आज आपका पार्ट 4 था बेटा, एक पार्ट और आपका बचा है, बहुत जल्दी मैं उसको भी लेके आऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए आप एक काम करिएगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक, आपके पॉजिटिव कमेंट, देखो इतनी गर्मी में पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही क्लास लेने की, ठीक है, हालातें बहुत खराब हैं, हालातें बहुत पस्त हैं, कितनों भी पंखा फैन इन्वर्टर जो भी लगा लीजिए या फिर बोल लीजिए कि AC लगा लीजिए, कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है, गर्मी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जब कोई टीचर इतनी मेहनत करता है बस वो एक ही उम्मीद करता है कम से कम आप लोग जाते जाते कम से कम एक लाइक, कुछ नहीं जाता आपके लाइक करने से, कुछ नहीं होता है, बस एक टीचर का जो होता है वो आने वाले सेशन में उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो, और यकीन मानो ऐसा होता है जिस दिन आप टीचर बनेंगे, जिस दिन आप टीचिंग लाइन में जाएंगे, फील्ड लाइन में जाएंगे, उस दिन आपको एक एक बच्चों का एक एक कमेंट्स आपको ऐसा लगेगा कि आपको अगर समझ लीजिए कि आप बेड पे बीमार भी पड़े हैं, आपको पट्टी भी बंधी है, आपको बॉटल का पानी चढ़ रहा है, फिर भी आपको ये प्रेरित करेगा, आप कमेंट देख के मन करेगा कि बस ऐसे निकाल के बॉटल्स का पानी सानी निकाल के बेड से उठ के चले पढ़ाने चले। तो ये मोटिवेशन होता है, जज्बा होता है, बस आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम लोग वीडियो अपलोड करके बस देखते रहते हैं क्या बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि नहीं, क्या हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं क्या बच्चों के पास पहुंच रहा है कि नहीं, क्या उनको हेल्प हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है खुल के बताइए, सर नहीं मजा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती हैं, सुधार करना जिंदगी की सबसे बड़ी रीति है। अगर सुधार नहीं करोगे फिर जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बचपन से क्या क्या नहीं सीखा, पहले क बोलने नहीं आता था, क बोलना सीखा, ख से अंग तक गए, अंग से हम लोग पूरा एक हिंदी वर्णमाला ही सीखे, फिर इंग्लिश सीखे, धीरे धीरे मॉडिफाई करते पहले पापा बोलने नहीं आता था, मम्मी बोलने नहीं आता था, एक ही वर्ड से लेके रटते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करता, धीरे धीरे सीखते चले गए और सीखते सीखते इस दौर पे पहुंचे हैं कि जब तक आप बुजुर्ग हो गए, जब तक आप चले नहीं जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ने के नहीं जाएंगे, तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। चाहे आप बुढ़ापे की बात करें, चाहे आप यंग एज की बात करें, चाहे आप ओल्ड एज की बात करें, एक छोटे से छोटे गलतियों से भी आपको सीखना पड़ता है। और जरूरी होता है लास्ट में आते आते आप लोग को मोटिवेट करना, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं ना, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर वही कहते हैं, पढ़ लेते हैं फिर पचा नहीं पाते हैं आप लोग ना, ठीक है। तो अभी एक हमको याद आ रहा है, वो ठीक है बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे समझ गए होंगे कि वही पढ़ लेबे लेकिन पचा ना पेबे ना, वो वाला हाल है। तो उसको बेटा पढ़ो, हम कह रहे पढ़ो और चीज़ों को दिल में उतारो, और दिल में उतारो और समझो कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, ठीक है। इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम एक टीचर के लिए भी कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में ही एक आपका लाइक और एक आपका प्यारा सा भरा कमेंट्स आप दे सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ अगर कोई गलतियाँ हो तो भी बताएं, क्योंकि सुधार करने का मौका है। बेशक आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है, 100% परफेक्ट मैं नहीं हूँ, हो सकता है कि आपके इस कमेंट्स में, आपके पॉजिटिव फीडबैक से हो सकता है कि आने वाले समय में मैं अपने आप को कोशिश करूँगा कि और सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन जितना था कोशिश किया कि उतने में आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत, कोई कोर कमी रह गई होगी तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और एनर्जेटिक टॉप 20 MCQs के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, गर्मी में कभी बाहर मत जाइएगा और फालतू बेफजूल मत घूमिए, क्योंकि आपका एग्जाम का समय, आपका प्रीसियस टाइम चल रहा है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।